उत्तर प्रदेश के 12 जिलों की 61 सीटों पर आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह रण बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इस चरण में ज्यादातर धार्मिक जिले शामिल हैं। चाहे कई दशक तक चर्चा का केंद्र और भगवान राम की नगरी अयोध्या की बात हो, या फिर कुंभ नगरी प्रयागराज की बात हो, बुद्ध की नगरी कौशाम्बी की बात हो, या फिर भगवान राम की कर्म भूमि चित्रकूट की बात हो, इन सभी जिलों में इस चरण में मतदान चल रहा है। 5वें चरण के रण में प्रयागराज, अयोध्या, चित्रकूट, बाराबंकी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, अमेठी, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और सुल्तानपुर जिले के साथ साथ रायबरेली जिले की एक सीट पर सुबह 7 बजे से ये वोटिंग हो रही है। वहीं हम पिछले नतीजों की बात करें तो साल 2017 की बात की जाए तो जिन 61 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है, उनमें से 47 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने 2017 में जीत हासिल की थी। तो दिन जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे वोटिंग प्रतिशत में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 5वें चरण का रण जो है वो सुबह से ही शुरू है और यहाँ पर मतदाताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है। कई सारी हॉट सीट हैं जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और जनता क्या फैसला करेगी ये तो 10 मार्च को ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन मतदाताओं में उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। अपने मुद्दों को लेकर तमाम बातें अपने दिमाग में रखकर मतदाता जो है वो मतदान कर रहे हैं। तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया जा रहा है और खबर फास्ट भी आपसे लगातार ये अपील कर रहा है कि यदि अभी तक आपने वोटिंग नहीं की है, मतदान नहीं किया है, तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। पोलिंग बूथों पर जाइए और वहां पर मतदान कीजिए। राजनीतिक समीकरण क्या बन रहे हैं 5वें चरण में, विस्तार से बातचीत करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। मनोज मिश्रा जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी श्वेता जी, आ रही है? आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज एकदम स्पष्ट आ रही है। मनोज जी, आपसे जानना चाहूंगी राजनीतिक समीकरण के बारे में। 5वें चरण का मतदान चल रहा है और इस बार यूपी फतेह करना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है। बीजेपी अपनी जीत को रिपीट करना चाहती है, वहीं सपा के लिए साख का सवाल बना हुआ है। वहीं कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अब स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। क्या मानते हैं, किस तरह के राजनीतिक समीकरण है यूपी में इस बार? श्वेता जी, जिन 61 सीटों पर आज मतदान हो रहा, 5वां चरण है जी, और आपने अपने इंट्रोडक्शन में या सवाल में ये बात कही कि अयोध्या से लेकर के चित्रकूट तक, तो प्रयागराज भी है, कौशाम्बी भी है, अयोध्या भी है। बिल्कुल। तो अयोध्या में चूंकि मंदिर निर्माण शुरू हो गया है। प्रयागराज 4 दिन पहले भी प्रधानमंत्री का वहां दौरा रहा और एक बेहतर सफर रही है और जिस तरीके से लोगों के साथ मोदी जी कनेक्ट होते हैं, तो उन्होंने एक मैसेज दिया। आपको अगर याद हो, उन्होंने कहा कि आप लोग जितने भी आए हैं अपने गांव घर जाइएगा तो मेरा 10 लोग नमस्ते कहिएगा कि मोदी जी ने आपको नमस्ते और आपके परिवार की खैर को पूछे। दरअसल ये सब जो बातें होती कहीं न कहीं अंतिम समय में वो चुनाव को, कार्यकर्ता को, पार्टी को, बूथ लेवल पे काम करने वाले लोगों की एनर्जी देती है और साथ में ही प्रधानमंत्री को इमोशनल बाउंडिंग में रखती है। लेकिन जब आप 59 या 61 में 47 सीटें आपके पास होती हैं, परिणाम 80% आपका रिजल्ट पहले ही रहा है, तो उस पर कायम रहना बहुत बड़ी चुनौती होती है। बदली परिस्थिति, 4 चरणों को चुनाव हो गया, 5वें चरण की आज वोटिंग हो रही है। बदली परिस्थिति मैं इसलिए कहूंगा कि उत्तर प्रदेश विगत 30-32 सालों से क्षेत्रीय दलों की वजह से चुनाव हमेशा ट्रायंगल रहा है। जी बिल्कुल। मायावती एक बड़ा फैक्टर हुआ करती थी। मायावती कई बार मुख्यमंत्री भी रही, कभी वो भाजपा के समर्थन से, कभी कांग्रेस समर्थन से, कभी सपा के समर्थन से। तो लेकिन इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पहले चरण से मायावती का कहीं कुछ ना, अच्छा वो खुद भी या उनकी पार्टी के बड़े नेता हैं, चाहे वो एस.सी. मिश्रा की बात कर लें, वो कहीं भी अट्रैक्ट, मतलब इस तरीके से ना तो डिफेंसिव ना ऑफेंसिव दिखे ही नहीं। बिल्कुल। जबकि वही दूसरी तरफ प्रियंका के नेतृत्व में कांग्रेस भले ही बूथ स्तर पर बहुत कमजोर है, एक लंबे समय से प्रदेश में उसकी सरकार नहीं रही, लेकिन हर मुद्दों के साथ साथ वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है और उनकी सीटें भले नहीं मिले, लेकिन ये कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में या भविष्य में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थितियां ठीक ठाक होंगी। इन दोनों बातों को मैंने इसलिए आपको कहना बता देना चाहा कि पक्ष और विपक्ष का जो गठबंधन है
जो सत्ता के साथ में है, चाहे वो हम निषाद की बात कर ले, अपना दल की बात कर ले, और जैसे ही अब जो बचे 3 चरण है, इनमें इस गठबंधन के लोगों का काफी मायने रखता है। हम्म। भाई चित्रकूट से लेकर के, मिर्जापुर से लेकर के, प्रयागराज से जौनपुर, भदोही, औराई, ये जो बचे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पटेलों का एक बड़ा वर्ग है जो अपना दल, जिसकी वजह से अपना दल जीतती रही और भाजपा गठबंधन के साथ अपना दल का हमेशा फायदा होता रहा। जी। दूसरी तरफ थोड़ा अगर आप आगे बढ़िए, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, तो वहां निषाद पार्टी है। तो अखिलेश का गठबंधन पश्चिमी से लेकर के चाहे राजभर के साथ में हो, वहीं दूसरी तरफ योगी गठबंधन या भाजपा गठबंधन, तो लड़ाई टक्कर की है। लेकिन क्योंकि जब आप 7 या 5 या 10 सीटों पर होते हैं, तो आपका कायम रहना, और 47 सीटों पर होते वहां पे बचे रहना, दोनों बहुत मुश्किल हो जाता है। हम्म। भारतीय जनता पार्टी को अपनी सीट या अपनी सरकार दोहराने के लिए उसको अपनी सीटों पर कायम रहना है। हम्म। वहीं अखिलेश 2017 के बाद सत्ता से बाहर है, अगर उनको प्रदेश में अपने पार्टी के नेतृत्व को बरकरार रखना है, तो उनको भी सरकार बनाने के लिए अभी जद्दोजहद बाकी। बिल्कुल मनोज जी, दूसरे पक्षों की तरफ मुड़ जाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बार जो है ये उत्तर प्रदेश फतेह करना इतना आसान नहीं रहेगा। सभी पार्टियों के लिए बहुत ज्यादा ताकत जो है झोंकी भी गई है, और देखना भी होगा कि किस तरह का जो रिजल्ट्स हैं वो सामने आते हैं। लेकिन आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, बीएसपी प्रमुख मायावती की आपने बातचीत की कि सोशल इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती रही है मायावती, और इस तरह से आपने बताया कि कई बार सीएम भी रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की। बावजूद इसके जिस तरह से वो मैदान से एकदम एग्जिट हो गई हैं, इस बार कहीं पर भी नजर नहीं आई, ना ही कोई रैलियां की गई, ना ही कोई जनसभाएं की गई। तो इस तरह से मैदान से एग्जिट हो जाना, इसका क्या आप संकेत समझते हैं? दरअसल मायावती सोशल इंजीनियरिंग में आई लगभग 2002 में समाजवादी पार्टी के साथ सरकार के बाद से। उससे पहले उनका नारा हुआ करता था, और हमेशा उस सवर्णों के खिलाफ कांसीराम के मूवमेंट के जरिए उन्होंने दलितों को पूरे प्रदेश में एक किया, और दलितों की अकेली पार्टी, आज पिछड़ों की अकेली पार्टी बन के आई। बाद में उनका तरीका बदल गया। उन्होंने ये देखा कि साहब अगर हर विधानसभा में 20, 25, 30 हजार वोट हमारे अगर फिक्स है, तो अन्य जातीय वोट के नेताओं के साथ अगर हम समीकरण बैठा लेते हैं, तो हम सीटें भी ज्यादा जीत के सरकार में हमारी बनेगी। और वो बाद में सोशल इंजीनियरिंग का नाम हुआ कि सवर्ण दलित, पिछड़ा दलित के साथ में मायावती टिकट वितरण ही वैसे करती थी जी। लेकिन 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और उत्तर प्रदेश में 80 की 73 सीटें मिली और एक प्रचंड बहुमत हुई, तो उसमें ये सारे समीकरण टूट गए। जी। सोशल इंजीनियरिंग वहां पर फेल हो गई, चाहे वो परंपरागत वोट समाजवादी पार्टी को हो, चाहे वो परंपरागत वोट बहुजन समाज पार्टी को हो। ये सारे लोगों ने मिलकर इतनी इतनी बड़ी बहुमत भाजपा को दी। तो उसके बाद अब मायावती कहीं न कहीं चीड़ होने की स्थिति में आई। अगर आप देखिए 2019 में मायावती और अखिलेश का गठबंधन बहुत अच्छा अखिलेश के लिए नहीं था, लेकिन मायावती को 0-0 से 10 पे पहुंचा दिया। बिल्कुल। लेकिन जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए था, नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी तब भी 49% वोटों के साथ में लगभग 64 सीटों से ज्यादा प्रदेश में उसको मिली। तो इसलिए मायावती कहीं न कहीं अब उनको ये लगा, या उनके वोटरों को लगा कि जब उनके वोटर शिफ्ट हो गए हैं, तो वो चीजें इस बार चल नहीं पाई। हो सकता है कि 10 मार्च को मतगणना के दौरान कुछ अप्रत्याशित रिजल्ट इस तरीके से आए कि जहां मायावती की सीटें आए, या मायावती की वजह से समाजवादी पार्टी की सीटें कम हो, या भाजपा को नुकसान हो, उसके बाद विचार किया जा सकता। पर इस चुनाव में अखिलेश गठबंधन और बीजेपी गठबंधन, यही दोनों आमने सामने। जी। चलिए जातीय समीकरण की कुछ बात कर लेते हैं। एक प्रदेश जो कि दलित, ब्राह्मण, जाटों में बटा हुआ है, और हर बार ये जातीय समीकरण जब चुनाव होते हैं तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जिस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, पार्टियों की तरफ से स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि किस तरह से जो ये सभी जातियां हैं इन्हें टारगेट किया जाए, किस तरह से इनसे बातचीत की जाए, किस तरह से लोगों से मिला जाए, और जो एक सोशल इंजीनियरिंग जो आप बात कर रहे थे कि उस तरह की भी बातें यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है कि सभी जाति के जो लोग हैं उनको खुश करने की पार्टियां कोशिश करती हैं। तो इस बार आप किस तरह से जातीय समीकरण उत्तर प्रदेश में देख पा रहे हैं? देखिए, जातीय समीकरण में 2012 का जो चुनाव था, उसमें ये लगा था कि जातीय समीकरण का जो एक अपने क्षेत्रीय नेताओं के साथ यादव, मुस्लिम, ये जो भी एक वैचारिक परंपरागत लोग क्षेत्रीय पार्टियां बना करके जीते आए थे,
2014 के चुनाव में दलित, पिछड़ा, अति दलित या सामान्य, क्योंकि सामान्य वर्ग भारतीय जनता पार्टी का तो सामान्य वर्ग में ही उसके वोटर हुआ करते थे, या दूसरे शब्दों में करें कि कांग्रेस का जब खंडन हुआ या कांग्रेस जब टूटी या कमजोर हुई तो उसके ही वोटर कहीं न कहीं मंडल कमंडल, देश में आरक्षण लागू हुआ तो आरक्षण से उभरे नेता वो लोहिया आंदोलन में मुलायम सिंह यादव और पिछड़ों में जिनको आरक्षण से लाभ हुआ कहीं न कहीं मुलायम सिंह के साथ हुए। कांसीराम के ने अति दलित या पिछड़ों का ग्राम स्तर पर, बूथ स्तर पर एक काम किया, वहां से उनके उत्थान की बात की और उसकी नेता बनी मायावती, जो कि सत्ता में कई बार प्रदेश में रही जी। तो ये एक ट्रायंगल चीजें चला करती थी। लेकिन इन तीनों चीजों पर ये सवर्णों को लेकर के, पिछड़ों को लेकर के, अति पिछड़ों को लेकर और दलितों को लेकर के जब लोकसभा का परिणाम आया था 2014 में तो 80 में 73 सीटें मायने रखती हैं। मतलब आप अगर देखें तो रायबरेली, अमेठी या कुछ ऐसी परंपरागत सीटें थी, आजमगढ़ या मैनपुरी, जिसको छोड़कर के कहीं कुछ बचा ही नहीं था, बल्कि उस समय मुलायम सिंह परिवार भी कई सीटें अपनी हार चुका था जी। लेकिन फिर उसी की देन थी कि 2017 में राहुल और अखिलेश का गठबंधन हुआ, 2019 में मायावती और अखिलेश का गठबंधन हुआ, पर यह गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के वोटरों में बहुत अपनी ना तो पकड़ बना पाया, ना उनका कुछ नुकसान कर पाया। इसका मतलब जातीय समीकरण था, उसका जो दायरा छोटा था वो तोड़ करके बहुत बड़ा हुआ और बड़े दायरे को तोड़ने में सफल हुआ मोदी का नेतृत्व या योगी का नेतृत्व जी, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े पैमाने पर उभर कर निकल के आई। 2022 का चुनाव या 10 तारीख को जो परिणाम आएंगे वो जरूर ये तय करेंगे कि ये जातिगत जो नेता हैं या जातिगत जिनके वोटर्स हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी भी 100% बने हुए हैं या दोबारा अपने क्षेत्रीय दलों के साथ चलेंगे। बिल्कुल मनोज जी, समय समय पर उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण जो है वो बदलते हुए नजर आए। चलिए बात करते हैं भगवान राम की नगरी अयोध्या की। इस हॉट सीट की हम बात करें तो किस तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अयोध्या की में अब जीत किसकी होगी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट से लड़ने वाले थे, लेकिन बाद में भाजपा ने वेद प्रकाश को मैदान में उतार दिया। तो यहाँ पर आप कितनी टफ फाइट देखते हैं, किस तरह से देखते हैं कि अयोध्या सीट किसके नाम होगी? अब देखिए, अयोध्या को अगर देखिए उसको इतिहास को, उसके राजनीतिक परिणाम को, तो लल्लू सिंह भारतीय जनता पार्टी से वहां पे सांसद होते रहे, लेकिन पवन पांडे समाजवादी पार्टी के विधायक, और वहां जिसके मतलब भाजपा और सपा के बीच में ही लड़ाई है। लेकिन जिस अयोध्या मंदिर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कहिए या विश्व स्तर पर एक आंदोलन खड़ा की और अंततः भले कोर्ट के जरिए, लेकिन उस कोर्ट के जरिए आंदोलन तक पहुंचाना या मुकदमे को वहां तक पहुंचाना, साक्ष्यों और सारी चीजों को संघर्ष के जरिए मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए, लेकिन अगर मिलता तो वहां से समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं होते जी। पर स्थितियां अनुकूल हैं। अनुकूल मैं इस बात पे कह रहा हूं कि लोगों को जो कभी देखिए, दो चीजें भारत देश में ऐसी हुई भारतीय जनता पार्टी सरकार के नेतृत्व में। एक तो धारा 370 कभी कोई सोच नहीं सकता था, हम आप भी कभी चर्चा करते थे या बात करते थे तो बड़ा नामुमकिन सा लगता था, और दूसरा राम मंदिर का निर्माण। लेकिन ये दोनों चीजें भारतीय जनता पार्टी की बड़ी उपलब्धि रही। अब जब जातीय समीकरण पे वोट का होना है, अच्छा वोट ही नहीं होना है, जातीय समीकरण को साथ करके जब हम टिकट का वितरण करते हैं तो हम ये उम्मीद मत करें कि कौन किसकी लहर में जाएगा, बल्कि जिन जातियों को वोट जहां ज्यादा होंगे उनकी जीत होगी। इसीलिए मैं आपको फिर ये बात कहना चाह रहा हूँ कि 2022 में 10 तारीख का जो परिणाम होगा भविष्य की दिशा दशा बिल्कुल 10 मार्च को ही समझ में आएगा कि जो आम जनता है क्या चाहती है। मनोज जी, यहाँ पे छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम बातचीत करें कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से समय समय पर राजनीतिक समीकरण बदलते हैं, किस तरह से जातीय समीकरण यहाँ पर बदल रहे हैं, और आने वाले जो अब 2 फेज है उसमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है, 5वां चरण कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इन तमाम बातों पर हम बातचीत करें। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। बने रहिए खबर फास्ट के साथ। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक,
आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइम सिरप। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। अम्बाला छावनी में स्थित माइक्रोटेक्निक एनर्जी सॉल्यूशन यूनिट ऑफ माइक्रोटेक्निक कंपनी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाती है। अब कंपनी ने प्रदूषण रहित 4 खास रंगों के साथ एलिटावा और स्टेला 2 नए स्कूटर लॉन्च किए हैं, जो क्रूज कंट्रोल सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, एंटी थेफ्ट अलार्म खूबियों से लैस हैं और आईकैट से अप्रूव्ड हैं। वहीं लिथियम बैटरी से चलने वाले ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 200 किलो तक वजन ले जाने में सक्षम हैं। ऑटो कट की सुविधा के साथ 3 से 4 घंटे में चार्ज हो जाते हैं और फुल चार्ज होने के बाद 55 से 120 किलोमीटर की दूरी तय करने जैसी खूबियां इनको खास बनाती हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिंहासन पर महासंग्राम देख रहे हैं आप। आपको हम लगातार बता दें कि उत्तर प्रदेश में 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान हो रहा है और लगातार मतदान प्रतिशत है वो भी बढ़ता ही जा रहा है। और जातीय समीकरण की हम बात करें तो यहाँ पर राजनीतिक समीकरण जो है समय समय पर उत्तर प्रदेश में बदले हैं। तमाम बातचीत हम अपने वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी के साथ कर रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर जो हॉट सीट्स हैं, सबकी निगाहें हॉट सीट्स पर लगी हुई हैं और कई सीट्स ऐसी हैं जहाँ पर प्रतिष्ठा जो है कईयों की दाव है और देखना होगा कि बीजेपी के लिए ये जीत जो है रिपीट करना कितना मुश्किल और कितना आसान रहता है। वहीं समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मैदान में ताल ठोक रही है और इस बार जीत का परचम जो है लहराने की पूरी कोशिश समाजवादी पार्टी की ओर से की जा रही है। कांग्रेस की हम बात करें तो वो भी स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। वहीं बीएसपी एकदम से मैदान से बाहर नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश का रण जो है जैसे जैसे आगे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और अब देखना होगा कि कितना मतदान जो है इस 5वें चरण में होता है। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर लगातार मतदान हो रहा है। तो यूपी में 5वें चरण के लिए वोटिंग जारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ रमेश ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी नमस्कार। चलिए रमेश जी, अब सवाल आप ही से कर लेते हैं। बहुत सी हॉट सीट्स की हमने बात की, सिराथू विधानसभा सीट की मैं बात करना चाहूंगी जहां से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो हैं भाजपा के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। किस तरह से देखते हैं इस हॉट सीट को आप? देखिए, जाहिर सी बात है, ये सीट है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। आपको पता है, अगर बड़े कद का कोई नेता जब आता है मैदान में तो नजरें तो सबकी ही होती हैं, लेकिन नजरें उस तरह की भी होती हैं कि परिदृश्य क्या पिछले बार की तरह है या उसमें कुछ बदलेगा। जिस तरह से आपने देखा होगा बीच में चुनाव प्रचार के लिए जब गए थे तो इनको महिलाओं ने घर में बंद कर दिया था, चोर चोर भी चिल्ला रहे थे। तो उसके बाद 2 बार और इन्होंने जाने की कोशिश करी तो अपना चुनाव प्रचार कुल मिला के कर नहीं पाए हैं। विरोध है, पार्टी को लेके भी है, इनके नाम को लेके भी है, लेकिन फिर भी बड़ा कद का जब नेता होता वो साम दंड भेद पूरी तरीके से अपनाता है, किसी तरीके से चुनाव लड़े। साम दंड भेद तो हुआ ही ना। अब ये देखिए कि इस सीट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए, अमित शाह ने भी यहाँ पर आकर प्रचार किया, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहाँ पर पहुंचे। बावजूद इसके आप बता रहे हैं कि वहाँ पर जो लोग हैं वो संतुष्ट नजर नहीं आते हैं। देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा। इससे आप अंदाजा आप लगा सकते हो जब आप कहीं से चुनाव लड़ रहे हो, जब आपको वहाँ की नाराजगी बहुत ज्यादा उठानी पड़ रही है, उसके बाद में ये विधानसभा का चुनाव है, कोई लोकसभा का तो चुनाव है नहीं जी। कि छोटे से एक विधानसभा क्षेत्र में आप पीएम को भी आना पड़ रहा है, गृह मंत्री को भी आना पड़ रहा है और फलाफलाने बड़े बड़े नेताओं को आना पड़ रहा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आप डरे हुए हैं। आप कहीं ना कहीं ये भयभीत आपके अंदर ये हो गया है कि हो सकता है कि चुनाव का जो रिजल्ट है वो लेफ्ट राइट ना हो जाए। अगर ऐसा होता है, क्योंकि 2017 का जो चुनाव लड़ा गया था, अगर आपने देखा हो
तो उसमें जीत की जो पहली अगर भूमिका थी तो मुझे लग रहा है केशव प्रसाद मौर्य की ही थी, क्योंकि उस समय जो ओबीसी जितना भी फैक्टर था जिससे पूरा एक चुनाव एक बड़ा तरीके से जीता गया था ओबीसी के वोटरों के जरिए, तो उसमें मुझे लग रहा मौर्य साहब ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इनका सीएम के भी तौर पे नाम उसमें चल रहा था, हालांकि वो तो बात जो थी बीच में कैसी हुई, क्या तस्वीर निकल के आई वो सबके सामने है। लेकिन इस बार की जो स्थितियां हैं मुझे लग रहा है थोड़ा सा जो समाजवादी पार्टी के सामने इनका जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, दोनों में नेट टू नेट फाइट हो रही है। इतना आसान दोनों के लिए नहीं है। अगर मौर्य साहब ये सोचते हो कि मैं जीत जाऊंगा पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ, तो ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि कल तक हमने देखा है इसी सीट पे सबके ज्यादा नजरें लगी हुई हैं। कुछ चैनलों ने सर्वे करा है तो उस सर्वे में भी यही चीजें आ रही हैं कि जो लड़ाई है वो बहुत कांटे की है। इसके बाद अगर पूरे आज 5वें चरण की अगर हम बात करें तो ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये 5वां चरण जो था इसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया था पिछली बार की तरह, उसके बराबर रहते हैं, उसमें दोहरा पाते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 2017 से पहले अगर बात करें तो उस समय समाजवादी पार्टी का भी दमखम रहा है, यहाँ पे बहुत बढ़िया सीटें उन्होंने निकाली थी। लेकिन मुझे लग रहा है दोनों के पास चुनौती होगी। समाजवादी पार्टी के पास ये होगा कि 2012 का करिश्मा यहाँ पे करा जाए, और भारतीय जनता पार्टी के लिए रहेगा कि 2017 की जो करिश्माई जो जीत थी वो यहाँ पे दोहराया जाए। लेकिन मुझे लग रहा है इस बार की जो तस्वीर है, यहाँ की जो आबो हवा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई देती नहीं है फिलहाल। मुझे लग रहा है जिस तरीके से सभाएं हो रही हैं और कल तक जो सभाएं हुई हैं समाजवादी पार्टियों के, उसमें जो लोगों की भीड़ जो देखने को मिली है, रैली में जो रेला देखने को मिला है, तो उससे जो समीकरण ये होता है कि चुनावी पंडित ये कहते हैं कि फला व्यक्ति और फला उम्मीदवार बहुत आसानी से जीत जाएगा, तो मुझे लग रहा वो चीजें हैं नहीं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे बूथ कैडर अगर वोट की अगर बात करें तो यहाँ पे कभी समाजवादी पार्टी का भी होता था, बसपा का भी होता था, लेकिन 2017 में जो जातीय समीकरण का जो ढांचा भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा था, चाहे उसमें दलित हो जाए, पूरे इलाके का 20-22% जो दलित वोटर है, उसके बाद में अगड़ी जातियों का जो वोटर है 20-22%, वो भी टोटल मिला के सारा का सारा जो वोट था सारा इनके पक्ष में पड़ा था। मुझे लग रहा है इस बार डाइवर्ट हुआ है, पोलराइजेशन हुआ है, तो ये सारी चीजें इसी इलाके में तो आपको मोदी लहर इस बार नहीं दिख रही है रमेश जी, यही कहना चाहेंगे आप? हम ये नहीं कहेंगे, हम तो चाहते हैं लहर मोदी की भी हो, योगी की भी हो, किसी की भी हो, उसपे हम तो जमीनी जो हकीकत है उस पे हम बात करेंगे। चलिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है और बीजेपी के लिए रास्ता इतना आसान नहीं है, तो रमेश जी क्या मानते हैं कि जो इस बार 2022 में जो रिजल्ट्स आएंगे उत्तर प्रदेश में, 2024 के लिए कितना ज्यादा मुश्किल और आसान बीजेपी के लिए हो सकता है? सेमीफाइनल से माना जा रहा है 2022 को, और लोकसभा चुनाव जो है 2024 में होना है। यदि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि उतनी लहर नहीं देखने को मिल रही है, कांटे की टक्कर है, तो बीजेपी के लिए लोकसभा 2024 लड़ना कितना आसान और कितना मुश्किल हो जाएगा? देखिए 2024 से पहले कई राज्यों के चुनाव हैं, ठीक है, ये बड़ा राज्य है और यहाँ का जो जीत जिनको बड़ी अच्छी तरीके से मिलती है उनका दिल्ली का रास्ता साफ हो जाता है। बिल्कुल, दिल्ली के रास्ते से, यूपी के रास्ते से ही दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचते हैं ना, तो इसलिए उत्तर प्रदेश जीतना बेहद अहम हो जाएगा बीजेपी के लिए। बिल्कुल, ग्राउंड पे आपकी मजबूती बहुत अच्छी हो जाती है, ये आप कह सकते हो। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि 2024 तो अभी दूर है, ठीक है, आप इसको सेमीफाइनल के तौर पे आप इनको मान सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके बाद में देखे जाए 2-4 स्टेट ऐसे हैं, साउथ के स्टेट हो गए, महाराष्ट्र की जो स्टेट है, ये भी बहुत अपनी अच्छी भूमिका निभाते हैं दिल्ली की केंद्र को में सरकार बनाने के लिए। लेकिन बहरहाल मौजूदा समय में जो चुनाव हो रहा है, क्योंकि ये पूरी तरीके से आपको मानना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि 1 साल पहले तक, कोरोना से पहले तक स्थितियां भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी थी। उनको लग ही नहीं रहा था कि इस तरह की इतनी मेहनत उनको करनी पड़ेगी, क्योंकि चाहे किसानों के उन्होंने किसान निधि के तौर पे उन्होंने पैसा दिया, और चीजों में जन कल्याणकारी कई सारी ऐसी योजनाएं जिनमें उन्होंने
बहुत अच्छी तरीके से काम किया, लेकिन जैसी कोरोना काल हुआ, कोरोना का जो मिसमैनेजमेंट इनके सामने आई, चाहे जो ऑक्सीजन की बात कह लें, दवाओं की बात कह लें, तो वहां से स्थिति मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए दर मुझे लग रहा थोड़ी सी इनकी जो एक पॉपुलैरिटी जो थी उसमें कमी आई है, और कमी आते आते उसकी लीड मुझे लग रहा है दूसरी पार्टियों ने ले ली है। बिल्कुल, इसका फायदा जो है दूसरी पार्टियों को मिलेगा। आपने बताया कि जो पॉपुलैरिटी है वो थोड़ी सी कम हुई है बीजेपी की। मनोज मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है आपको, जिससे अब 2022 का जो यूपी फतेह है बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है बीजेपी के लिए, और भाजपा की राह कितनी आसान होगी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए, और कितनी मुश्किल हो जाएगी यदि ये नतीजे उनके पक्ष में नहीं होते हैं तो? देखिए, दरअसल जनता पार्टी के लिए चुनाव 365 दिन होता है। अगर वो हैदराबाद के कारपोरेशन में जाकर के देश का गृह मंत्री प्रचार कर सकता है, तो आप समझिए कि भाजपा चुनाव किस तरीके से लेती है। लेकिन रही बात हम जिस पे समीक्षा कर रहे हैं कि 5वें चरण पे अयोध्या से लेकर के चित्रकूट तक में, और सिराथू की सीट जहां हाई प्रोफाइल, या ये कहिए कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। लगभग 30 वर्षों से उत्तर प्रदेश का में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री होते रहे, चाहे कल्याण सिंह हो, मुलायम सिंह हो, मायावती हो। इस बात का श्रेय मैं, चूंकि प्रयागराज मेरा गृह क्षेत्र है जी, तो जितनी मनोज जी समय की थोड़ी कमी है, मैं चाहूंगी कि जल्दी से इसको कंक्लूड कीजिए आप, तो हमारे साथ लीजिए। जी तो जी। केशव ने अपने क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सड़कों पे बहुत काम किया। लेकिन रही बात एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के, जातिगत और वोटा परसेंटेज को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी 32 साल बाद इतिहास दोहराने के काम करने जा रही। वही अखिलेश यादव अपने गठबंधन के साथ में भाजपा की सरकार को रोकने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और यही दो गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगातार पूर्वांचल तक बढ़ता जा रहा है। परिणाम क्या होगा इस पर चर्चा हम 10 तारीख को करेंगे। बिल्कुल मनोज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, रमेश ठाकुर जी, अपना कीमती वक्त देने के लिए खबर फास्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांटे की टक्कर है, चाहे वो बीजेपी हो या सपा हो। बीजेपी अपनी जो जीत है वो रिपीट करना चाहती है, और सपा जो है साख पर सवाल है उसका। देखना होगा कि 10 मार्च को जनता जनार्दन क्या कुछ फैसला करती है। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए और उत्तर प्रदेश से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ।